आज हम बात करेंगे कि हम अगर स्पेन जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वेलकम बैक टू ड्रीम अब्रॉड। इस चैनल में हम हर तरीके से आपकी रहनुमाई करते हैं कि आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उस मुल्क के अंदर इंटर हो सकते हैं। स्पेशली जिस वीज़ा की कैटेगरी बताई जाती है उसमें उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं और साथ में गाइड किया जाता है। अगर फिर भी आपको किसी और किस्म की इंफॉर्मेशन दरकार हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्पेन में 2026 से 27 वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। आज सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें स्पेन ही क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्पेन में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। रीज़नेबल और अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी है, यानी कि बैचलर्स की फ़ी आपको थोड़ी कम पड़ेगी और मास्टर्स की फ़ी भी कम पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू यूके और अदर कंट्रीज़। उसके बाद सबसे बड़ा है अपॉर्चुनिटी जो है वो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल और रिच कल्चर जो है वो अवेलेबल होता है, यानी कि तमाम दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और स्टडी करते हैं या फिर टूरिज़म के लिए आते हैं। और सबसे लास्ट जो सबसे इसका मेन फ़ायदा है वो ये है कि आप यूरोप में इंटर हो सकते हैं और यहाँ पे आराम से अपनी नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं पीआर के थ्रू, यानी कि आपको पहले परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी और उसके बाद आप पासपोर्ट लेने के अहल होंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स मौजूद हैं, बैचलर्स डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और कुछ नहीं तो आप एमबीए में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या रिसर्च डिग्रीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे आसानी से आपको एडमिशन ऑफर लेटर भी मिल जाता है। और यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी तमाम की फ़ीस जो हैं वो रीज़नेबल हैं, किसी के ऊपर ओवरबर्डन नहीं होता जैसे कि अमेरिका या कनाडा की फ़ीस के लिए होता है। यहाँ पे बस ये है कि आपने अब कोशिश करें कि आप अपनी प्रीवियस डिग्री को ही लेके चलें और उससे मिलता जुलता ही आगे कोर्स हासिल करें ताकि आपको इजीली वीज़ा मिल सके, वीज़े को ग्रांट होने में इशू ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने राइट यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करना है। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हम एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाएंगे और उसको यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से लिख लेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी रैंकिंग में आती है। उसके बाद हम हर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ैसिलिटीज़ चेक करेंगे कि किस में अगर आप रिसर्च डिग्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे वो रिसर्च में कौन कौन सी सहूलियात आपको दस्तयाब कर रहे हैं, उनकी लैब्स के अंदर क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, आपका जो शौक़ है वो वहाँ पे रिसर्च अवेलेबल भी है या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट किस्म की ट्यूशन फ़ी होगी जिसमें कुछ चार्जेस उन्होंने लाइब्रेरी के नाम से डाले होंगे या आपकी यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फंडिंग वगैरह होंगे। उसके अलावा फिर हम ये फोकस करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमें कितना मैक्सिमम स्कॉलरशिप दे सकती है। उस जो बाद में इसके बाद वाला ऑप्शन आता है वो लोकेशन देखते हैं कि हमें ऐसी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे हमें पार्ट टाइम इजीली काम मिल सके और हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज कर सकें। फिर बाद में बात करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने चूज़ करना है वो हमारी अपनी लैंग्वेज में हो, जैसे कि हम इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ही हो और हम इंग्लिश को ईज़िली कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाने के बाद ये चेक करते हैं कि आया हम एलिजिबल भी हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक या नहीं। हम उसके अंदर देखते हैं कि हमारा इंग्लिश स्कोर है ठीक है या नहीं है, हमारी डिग्री उस कोर्स के मुताबिक है या नहीं है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कोर्स में इंटर होने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जिसके बेस पे हम एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आमतौर पे पासपोर्ट ही होता है, चाहे वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों या किसी भी मुल्क में रहने वाले हों। अगर उनके पास पासपोर्ट होगा तभी वो किसी कंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद है आपकी कंप्लीशन डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट किया है तो उसका होना चाहिए, अदरवाइज़ बैचलर या फिर मास्टर्स डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर आपके हर सब्जेक्ट का आगे मार्क्स और उसका ग्रेड लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें सीवी चाहिए, डिटेल सीवी होना चाहिए जिसमें हमारी पब्लिकेशंस, हमारे स्किल्स, हमारी एजुकेशन, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके मुताबिक हम ये बताते हैं कि हम इस डिग्री में या इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं और ये हम ही इसके लिए एलिजिबल या बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं। फिर उसके बाद हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट से हासिल करेंगे। फिर उसके बाद है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है ये आम तौर पे हम जैसे कोई इंग्लिश कोर्स करते हैं, जैसे आइट्स है, टोफल है या ईसोल है कैम्ब्रिज का, तो उसका हमें मिलता है। उसके बाद हम अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास रिसर्च प्रपोज़ल होना चाहिए जो कि हम अपने सुपरवाइज़र को दिखा सकें और उससे एक्सेप्टेंस ले सकें। इसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि आप पहले सुपरवाइज़र ढूंढो, फिर उसके मुताबिक देखो कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट है या नहीं है। फिर उनको एक लेटर लिखो जिसमें आप बताओ कि आप उनसे रिसर्च करना चाह रहे हो। वो अगर आपको हाँ बोलते हैं तो फिर उनसे ही पूछ लो कि वो किस चीज़ में आप रिसर्च करो, मैं करूँ। अगर वो आपको बता दें तो उस पर रिसर्च प्रपोज़ल बना दो, वरना फिर आप उनके काम से मिलते जुलते किसी टॉपिक पे रिसर्च प्रपोज़ल बना दो जो कि आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा और बाद में हम इस प्रपोज़ल में चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी डिग्री से रिलेटेड कोई किसी भी किस्म का हो सकता है फॉर्म जो उनको चाहिए हो, या फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों ताकि वो इस बात को अश्योर कर सकें कि आप उनके कंट्री में आके उनके ऊपर बोझ नहीं बनोगे। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। जो मेनली एक्सेप्टेड टेस्ट होते हैं वो आइट्स होता है, एकेडमिक, टोफल होता है, होम एडिशन और द एकेडमिक एडिशन, एंड द थर्ड वन जो होता है कैम्ब्रिज इंग्लिश जो कि ईसोल के नाम से भी मौजूद है या ELTT या मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद है। हर मुल्क में उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वेव ऑफ भी कर देती हैं इस बेस पे कि आपने पिछला सारा इंग्लिश में पढ़ा है तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो लेटर चाहिए होता है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं, और वो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ही इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने आइट्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत वीक हो इंग्लिश में तो आप कोचिंग स्टार्ट करो, वरना आप आइट्स की 2-3 ऑनलाइन सेशन लो। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे ग्रेड आने के चांसेस हैं। इसी तरीके से टोफल और जो कैम्ब्रिज इंग्लिश है वो आप प्रैक्टिस करो और साथ में स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि लोगों के स्पीकिंग में ही नंबर कम आते हैं, वो समझ नहीं पाते और इंस्ट्रक्टर को आंसर सही से नहीं दे पाते। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कोई भी ऐसी ऐप कर लो इंग्लिश वाली जिसमें आप कन्वर्सेशन कर सको, तो फिर उससे आपको कन्वर्सेशन करनी आ जाएगी और आप इजीली अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। अब जो अगर इन तीनों टेस्टों में बात करें कि सबसे ईजी टेस्ट कौन सा है और चलता कौन सा है, तो सबसे ईजी जो टेस्ट है वो कैम्ब्रिज इंग्लिश है, ईसोल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही टेस्ट देके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकें तो उसके लिए टोफल जो होम एडिशन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये हर जगह पे दुनिया के चल जाता है। अब हम बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की और लिविंग कॉस्ट की। तो मैक्सिमम जो बैचलर्स के लिए होती है वो 700 पाउंड से शुरू होकर 3500 पाउंड पर ईयर तक जाती है, और मास्टर्स के लिए तकरीबन ये 1000 से 6000 पाउंड तक पर ईयर होती है। इसमें आपका स्कॉलरशिप भी इंक्लूड हो सकता है, और इसके अलावा जो है आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं किसी भी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, क्योंकि अगर आप स्पेन में स्टडी करते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करो ताकि उसकी लोकेशन के हिसाब से आप उसकी फ़ीस और स्कॉलरशिप देख सको। अगर नहीं भी आपके घर वाले मैनेज कर सकते तो आप इजीली पार्ट टाइम जॉब करके उसको मैनेज कर सकते हो वहाँ पे। उसके अलावा जो है मंथली लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं
जैसे कि अगर आपने घर लिया है किराए पे तो ऑफकोर्स आपको रेंट पे करना पड़ेगा। फूड है, अगर आप खुद बनाते हो तो लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाहर से खाते हो तो ऑफकोर्स ये भी एक्सपेंसिव है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप बस कार्ड इस्तेमाल करते हो या ट्रेन कार्ड इस्तेमाल करते हो तो उसके भी चार्जेस होंगे। उसके अलावा जो मेन खर्चा आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्योंकि यूरोप में कहीं पे भी आप चले जाओ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ सकती है। और उसके बाद आ जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मौसम चेंज हुआ है, आपको कपड़े ख़रीदने हैं या आपको किसी फंक्शन के लिए कपड़े चाहिए, तो ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है। उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस में सबसे जो बड़ी नीड आती है जाके स्टार्टिंग में आपको लैपटॉप ख़रीदना है या टैब ख़रीदना है, और तो ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा अगर आपने फूड डिलीवरी का काम करना है तो उसके लिए भी आपको बाइक ख़रीदना पड़ेगी या गाड़ी ख़रीदना पड़ेगी, ये भी एक पर्सनल एक्सपेंसेस है और काफ़ी बड़ा एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए अपने दिमाग को उसके लिए तैयार रखें। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास स्कॉलरशिप जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं और उसको हम कैसे इजीली हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो होते हैं ये एनुअली या फिर 6 मंथ के बाद गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे शो करती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में भी बताया जाता है कि आपने अगर ये स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो कैसे करने हैं। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेटली और आप इन स्कॉलरशिप्स को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट फेमस जो स्कॉलरशिप है वो है एरास्मस। एरास्मस स्कॉलरशिप के लिए आप क्या करते हो कि आप ड्यूरिंग बीएस के एंड पे या फिर ड्यूरिंग बीएस आप अप्लाई शुरू कर देते हो, किसी भी वहाँ के सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेते हो कि हमने आपके साथ काम करना है, और फिर वो आपको एरास्मस स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है यूनिवर्सिटी में भी आप बताते हो कि मैं एरास्मस के अंडर आ रहा हूँ, तो वो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एरास्मस स्कॉलरशिप जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप दुनिया घूम सकते हो, यानी ये 3 से 4 मुल्कों में ईज़िली आप अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो सेमेस्टर और पढ़ सकते हो। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो होता है ये अमूमन आपको ऑफ़र लेटर के साथ ही पता चल जाता है कि आप इसमें कितने % स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फिर नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंटशिप। अगर आप रिसर्च डिग्री में हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी प्रोफेसर से बात करके उनकी लैब में एज अ रिसर्च असिस्टेंटशिप हासिल करो। इससे आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपको इजीली फंडेड पीएचडी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। लेकिन रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो कोई भी आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप ऑफ़र नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो प्रोसेस होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो हमें ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। अगर आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पहले पूरी कर दी हैं तो वो अनकंडीशनल आएगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर कोई ऐसी कंडीशन रहती है जो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो फिर कंडीशनल लेटर आएगा। आपने वो कंडीशन पूरी करनी है और अनकंडीशनल लेटर हासिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको गाइड किया जाता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके फिर वीज़ा अप्लाई करना है, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आया है। अगर आपके घर वाले आपको दे रहे हैं तो वो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। फिर उसके बाद जो मेन है वो हेल्थ इंश्योरेंस को आपने कौन सी ली है, कहाँ से ली है, कितने की ली है। फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है और जैसे ही आप वीज़ा एप्लीकेशन को कंप्लीट करोगे आफ्टर फर्स्ट असेसमेंट दे कॉल फॉर द बायोमेट्रिक, और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगी और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जाके आप अपनी पिक्चर दे सकते हो और बायोमेट्रिक करवा सकते हो।
फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि वीज़ा डिसीजन क्या आता है। वो आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेंगे, वो आपके होम कंट्री से आपका बैकग्राउंड चेक करवाएंगे और फिर उसके बाद वो आपको अपना डिसीजन देंगे। और ये भी वेरी करता है वीज़ा डिसीजन ऑफिसर के ऊपर कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि हर जो वीज़ा ऑफिसर है वो डिफरेंट नेचर का होता है। तो इसलिए आपको पेशेंस भी रखना है और साथ में प्रेयर भी करना है। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम वर्क की। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कैसे पार्ट टाइम जॉब हासिल कर सकता है या फिर वो कैसे कर सकता है। सबसे पहले तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम वर्क हासिल कर सकते हो, और जैसे ही आपकी वकेशंस आती हैं तो आप फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हो। तो आप कोशिश करो कि आप लीगल काम करो, क्योंकि ये आपको बाद में पीआर में आपकी हेल्प करेगा और आपका जो रिकॉर्ड होगा वो साफ़ होगा। कैश ऑन हैंड्स पे काम करने से परहेज़ करना चाहिए। पार्ट टाइम वर्क हर टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो वो हर जो आने वाला हुक्मरान है या जो भी गवर्नर वगैरह हैं वो अपने हिसाब से टाइम रूल्स चेंज कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 20 आवर्स और मिनिमम जो है 15 आवर्स तक काम करने की परमिशन होती है। फिर उसके अलावा ये जो पार्ट टाइम वर्क है वो आपको, अगर आपके पास फुल ऑन स्कॉलरशिप भी है तो ये आपको हेल्प करेगा आपके लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और आपको घूमने फिरने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास स्पेन का वीज़ा है तो आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी जा सकते हो और वहाँ पे अपना टूरिज़म वीज़ा के तौर पे इंजॉय करके वापस आ सकते हो। तो जो नेक्स्ट है ये है कि आप हमेशा पहले अपनी स्टडी पे फोकस करो, और जब आपके पास वेकेशंस हों तब आप फुल टाइम काम करो और उसमें से भी कोशिश करो कि कुछ ना कुछ बचा लो ताकि आप अपनी वेकेशंस में यूज़ कर सको। और जब आपके पास पीआर हो तो आप बेशक किसी दूसरे कंट्री में मूव कर जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा इनकम के सोर्सेज मिल रहे हों, या फिर आपको लग रहा हो कि आपका वहाँ पे रहना और वहाँ पे काम करना ज़्यादा इजी है एज़ कंपेयर टू स्पेन। बेसिकली कॉमन मिस्टेक्स जो हम अप्लाई करते हुए यूनिवर्सिटी में या फिर वीज़ा पे करते हुए करते हैं वो कुछ ये हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले अप्लाई करें ताकि आपको डेडलाइन की टेंशन ही ना हो। दूसरी बात ये है कि अप्लाई करने से पहले आप कोशिश करें कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। थर्ड वन जो है, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी को भी लगे कि आप वाकई ही पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और वीज़ा ऑफिसर को भी यही समझ आनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, उसको आपको जाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लोन लिया है तो लोन बताओ, अगर आपके फैमिली में से किसी ने स्पॉन्सर किया है तो वो उनका बताओ। यानी कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए और उनके प्रूफ भी मौजूद होने चाहिए। अपनी जो ईमेल्स है वो रेगुलरली चेक करनी चाहिए ताकि जो भी किस्म की न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो आपको पता चल सके। और वीज़ा के लिए आपको प्रॉपरली पहले प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ताकि हर चीज़ जो है वो आपके पास पहले से मौजूद हो। ये ना हो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन बार बार सेव करके तो फिर उसको करना पड़े और रीसेव करनी पड़े। तो उसके लिए यही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो और फिर उसके बाद अप्लाई करो। और कोशिश करो कि आप खुद अप्लाई करो, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी वैसे ही अप्लाई करना है जैसे कि आपने खुद करना है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कंसल्टेंट की, तो वो फिर ज़ाहिर है आपको कंसल्टेंट ही हायर करना पड़ेगा। जब भी आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले कुछ आपने चीज़ों को फोकस करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी रिसर्च करनी है अच्छे तरीके से कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी है।
कौन सी लोकेशन चूज़ करनी है और आपने कौन से प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्टेड करना है। उसके बाद हर प्रोग्राम की आपने डेडलाइन को चेक करना है कि कौन सा प्रोग्राम की डेडलाइन जल्दी है और कौन से प्रोग्राम की बाद में है। उसी तरीके से आपने अप्लाई करना है और कोशिश करनी है कि आप डॉक्यूमेंट्स को एज़ सून एज़ पॉसिबल कलेक्ट कर लें ताकि आप इजीली अप्लाई कर सकें। और सबसे जो मेन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, और जो कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट 3 मंथ की होती है, कुछ 6 मंथ की होती है। तो जब भी आपने जाने का प्रोग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहिए ताकि जब भी आप अप्लाई करो तो आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका हो। स्पेन में जो पॉपुलर सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ का मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है मैड्रिड। ये मैड्रिड जो है ये उसका दारुल हुकूमत भी है, यानी कि मेन सिटी है। फिर उसके बाद बार्सिलोना है, वेलेंशिया है, सेविलिया है, ग्रेंडा है एंड सलेमेनेसिया है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े शहर मौजूद हैं जहाँ पे इजीली आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हो सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम काम भी इजीली मिल सकता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अफोर्डेबल बना सकते हैं और इजीली अपने लोन को जो है वो जल्दी से जल्दी वापस कर सकते हैं। और इजीली आप यहाँ पे वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं ताकि आप जो है अपने स्टडी कंप्लीट होने के बाद वर्क परमिट हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कितनी होनी चाहिए जिससे आप इजीली अपनी जो है एक्सपेंसेस को उठा सकते हैं। सबसे पहला तो है अकोमोडेशन यानी सिंगल रूम लेना है, किसी के साथ शेयरिंग में लेना है। अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेपरेट लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन आपको अपनी रेंज 250 पाउंड से 600 पाउंड तक रखनी चाहिए। उसके बाद आता है फूड। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप खुद बना सकते हो और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ज़ाहिर है आपको बाहर से खाना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो उसके लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि आपका 150 पाउंड से 250 पाउंड के दरमियान में ख़र्चा होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ज़ाहिर है हम एज़ अ स्टूडेंट जाते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हमें कार्ड्स चाहिए होते हैं जो कि 25 पाउंड से 50 पाउंड तक होता है। फिर उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए किसी भी किस्म की हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो कि मंथली आपको चार्ज करेगी 40 पाउंड टू 60 पाउंड। उसके बाद पर्सनल आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर हम पर मंथ की बात भी करें तो ये तकरीबन 100 पाउंड से 200 पाउंड होगा। अगर हम टोटल इसका अप्रोक्सीमेट बना लें तो ये तकरीबन आपको पर मंथ 600 से 1200 तक चाहिए होंगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी को इजीली मैनेजेबल बना सकें और आप अपने ख़र्चों को इजीली पूरा कर सकें और आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत पेश ना आए। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो वो आपका किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 2 किस्म की हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि या तो हम यूनिवर्सिटी की ले लें इंश्योरेंस, और दूसरा ये है कि प्राइवेट ले लें। और सम इंस्टीट्यूट जो हैं वो खुद ही अपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। पहला तो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही रिहाइश मिल जाएगी, लेकिन वो एक सिर्फ कमरा मौजूद होगा और उसमें कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि सिंगल बेड होगा, एक चेयर और एक टेबल होगा, साथ में मे बी अटैच वॉशरूम हो और मे बी जो है वो कॉरिडोर वॉशरूम प्रेजेंट हों, और एक किचन होगा जो सारे लोग मिलके इस्तेमाल करते होंगे, 5 से 7 लोग। तो ये यूनिवर्सिटी डॉर्मेंट्रीज इस तरह की होती हैं। फिर आ जाते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट के। कुछ लोग 2 या 3 लोग मिलके एक अपार्टमेंट ख़रीदते हैं और वो हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी उससे आपका थोड़े से पैसों में थोड़े पैसे कम पड़ते हैं। और इसी तरीके से आ गया प्राइवेट अपार्टमेंट, यानी कि जो फैमिलीज़ जाती हैं स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, तो उनको हमेशा से ही प्राइवेट अपार्टमेंट चाहिए होते हैं।
और वो 1 रूम वाला भी हो सकता है, 2 रूम वाला भी हो सकता है, फर्निश्ड भी हो सकता है और बगैर फर्निश्ड भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है होम स्टे का, यानी कि आप किसी के घर पे स्टे करोगे और उसको रेंट पे करोगे। अब हम बात करते हैं कि जब हम स्पेन पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें वहां पे अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है और वो रिसीव करना है, यानी वो आपके पास एक किस्म की आइडेंटिटी हो जाएगी कि आप स्पेन में क्यों हो, और उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर वगैरह होगा। फिर उसके बाद आपने लोकल पुलिस में जाना है और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और अपना न्यू रेजिडेंस कार्ड का जो नंबर है वो पुलिस में देना है। ये दोनों काम करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपने बैंक के लिए आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट ओपन करना है। और बैंक अकाउंट भी तभी ओपन होगा जब आपके पास अकोमोडेशन होगी और फिर आपके पास एक एड्रेस आने के बाद ही आप अपनी जो है फाइनल अकोमोडेशन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फिर आप जो है वहाँ पहुँचने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे। लेकिन मोस्टली कंसल्टेंट्स या जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि आप 1 मंथ पहले ट्रैवल करें ताकि आप आसानी से हर चीज़ों को मैनेज कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें जब साथ जाएँ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी कुछ कॉपीज़ होनी चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके बारे में वो एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं। फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, आपका वीज़ा होना चाहिए, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और दूसरे इंपॉर्टेंट पेपर्स होने चाहिए जैसे कि CV या फिर कुछ भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ जो कि आपके लिए फिजिबल होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपने अर्ली स्टार्ट करना है ताकि आपका जल्दी काम हो सके और वीज़ा आपको इन टाइम मिल सके। दूसरा ये है कि आपने अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को, अपने लेटर ऑफ रेफरेंसेस को, हर चीज़ को वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे या आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल आउट करनी है तो आपने ऑनेस्ट रहना है, यानी आपने कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। यूरोप के अंदर या बाहर की कंट्रीज़ में जो फ़ोटोकॉपी है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, सो तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लेके आएँ। अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव काम करें। होपफुली यू गेट PR सून एंड देन यू विल मूव टुवर्ड द अदर नेशनलिटी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को देखते रहा करें ताकि जो भी नई न्यूज़ हो या न्यू एडमिशन का प्रोसेस हो वो आप तक इजीली पहुंच सके।